ओके। चलिए दोस्तों, आवाज बिल्कुल शांत कर दीजिए। आवाज बिल्कुल बंद कर दीजिए। तो बायोलॉजी की शुरुआत करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरुआत कर ही देते हैं। आराम से बैठ गए हैं ना? अरे हल्ला मत करिए, हल्ला करिएगा तो कुछ समझ में आएगा। ठीक है, और समझना बहुत जरूरी है। और इसमें कोई शक नहीं है कि नौकरी दिनों दिन भारी होते जा रहा है। भारी इस दृष्टिकोण से कि कटअप दिनों दिन बढ़ रहा है। तो क्या स्थिति है नौकरी का, ये तो आप समझ ही रहे हैं, ये बताने की कोई जरूरत है नहीं। दिनों दिन कटअप एग्जाम के बहुत ऊपर जा रहे हैं। हाल फिलहाल में जो बिहार सरकार के एग्जाम हुए थे, दरोगा का 80-82 कटअप चला गया था। तो सवाल है कि तैयारी कैसे किया जाए। तो एकमात्र ही तरीका है कि पढ़कर ही आप एग्जाम निकाल सकते हैं। दूसरा दूसरा बात है कि एक और प्रश्न आता है कि कितना पढ़ा जाए कि एग्जाम निकल जाए। तो हम लोग जो पटना में है, तो निश्चित ही पढ़ने के लिए ही पटना में है। सारा समय ही पढ़ने के लिए है। इसीलिए जो भी समय है वर्तमान में आपके पास, और जिस उद्देश्य से आप पटना में रह रहे हैं, उसका काम ही मतलब उस समय का यही उपयोग है कि सारे समय का उपयोग कीजिए पढ़ने का, और लगातार कीजिए। अगर पढ़ने के सिवा कोई और काम में समय को व्यतीत कर रहे हैं, तो निश्चित ही नौकरी नहीं होगा, क्योंकि किसी को नहीं हुआ है। हम कायल कर देंगे कि हो जाएगा। ठीक है, तो सारा समय उपयोग करना पड़ेगा, पढ़ने में देना पड़ेगा। ये सच्चाई है, चाहे इस सच्चाई से आप खुश हो या ना हो। तो फिलहाल बायोलॉजी की हम शुरुआत कर रहे हैं, और कैसे बायोलॉजी होगा ये रोशन सर आपको इंट्रोडक्शन क्लास में बता ही दिए होंगे। ठीक है, कि कैसे क्या होगा। हर एक बैच में रहता है कि थ्योरी को आपको समझा दिया जाए, फिर एक एक करके क्वेश्चन को करवा दिया जाए। ठीक है, अरे अरे जिनके पास मोबाइल है, लाइव फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है, लाइव भी आप देख सकते हैं। ठीक है, ऐसा कोई बात नहीं है। तो जगह शुरुआत में कुछ दिन प्रॉब्लम होती है, उसके बाद जगह एडजस्ट हो जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए। ठीक है, लेकिन आगे क्लास में हम कुछ मैनेजमेंट सिखाएंगे कि कुछ थोड़ा सॉल्यूशन कीजिए। तो ध्यान दीजिए, बायोलॉजी पढ़ने का क्या तरीका रहेगा। तो बायोलॉजी का एक फर्स्ट क्लास नोट्स तैयार है। उस नोट्स को आप डाउनलोड कर लीजिए ऐप पर से, उसके बाद उन्हें प्रिंट करा लीजिए, या फिर कोचिंग में जो प्रिंटेड मटेरियल्स है उसको ले लीजिएगा। और यहां पर है, बात बंद करो जी, बात बंद करो। और पहले हम थ्योरी को एक एक करके क्लियर कर देंगे, फिर आपको क्लास में ही प्रत्येक प्रश्नों पर हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि पढ़ने का एकमात्र उद्देश्य यहां पर यह है कि प्रश्न बननी चाहिए। पूरा पढ़ लिए और प्रश्न नहीं बना तो फिर दिक्कत है।
तो प्रश्न बननी चाहिए, इस तरह से पढ़ाई होनी चाहिए। अरे तो है बात काहे कर रहे हैं, सुनिए ना, क्या बात कर रहे हैं, गजब स्थिति कर रहे हैं, आगे हम बैठकर बात कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। तो पढ़ना किस तरह है वो आप क्लियर ही कर चुके हैं। तो आइए शुरुआत ही कर देते हैं, बायोलॉजी का क्या है। और पहला चैप्टर जो है बायोलॉजी का वो है क्या, साइटोलॉजी। ये पहला चैप्टर है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी का अंतर्गत जो है निश्चित रूप से हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, सेल के बारे में पढ़ते हैं, सेल के बारे में। पहला चैप्टर यहीं से शुरुआत है। तो बिना किसी देर किए शुरू ही कर देते हैं। और ध्यान दीजिएगा एक बात का कि बायोलॉजी हम जो पढ़ा रहे हैं, हम कोई प्रोफेसर नहीं है बायोलॉजी का, ठीक है। यानी कि बायोलॉजी बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा। निश्चित तौर पर अगर इसका सारा कॉन्सेप्ट हमें लेना है तो हमें इसके लिए प्रोफेसर के शरण में ही जाना पड़ेगा। तो बायोलॉजी हम पढ़ा जरूर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं समझना है कि हम बायोलॉजी के प्रोफेसर हैं और आपको सब कुछ समझा देंगे, क्योंकि हम भी बहुत कम ही जानते हैं बायोलॉजी के बारे में। अब सवाल है कि हम जो आपको पढ़ाएंगे उससे ये होगा कि आपको एग्जाम में, खासकर जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और एनडीए से लेकर सीडीएस तक के एग्जाम में, जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे जो हाई लेवल का एग्जाम है वो एनडीए का है और सीडीएस का है। इन दोनों में साइंस का लेवल काफी हाई रहता है। तो एनडीए से लेकर सीडीएस तक के एग्जामों के सवाल में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। लेकिन जो कहिएगा कि इससे बायोलॉजी पढ़कर हम बायोलॉजी का पूरा ज्ञाता हो जाएंगे, तो ऐसा तो संभव नहीं है, क्योंकि हम खुद ज्ञाता नहीं है। तो हमारा दृष्टिकोण यही रहेगा, आपको इस तरह से बायोलॉजी को पढ़ाया जाए कि ताकि एग्जाम के प्रश्नों को बनाने में किसी भी तरह के दिक्कत ना हो। और पहला चैप्टर क्या है, सेल है, साइटोलॉजी है, इसी के बारे में पढ़ना है। तो आइए शुरुआत कर देते हैं। रेडी है ना सब लोग शुरुआत करने के लिए? तो इस पृथ्वी पर दो ही प्रकार के पदार्थ हैं, दो ही प्रकार के, एक लिविंग थिंग्स और दूसरा नॉन लिविंग थिंग्स। दो ही प्रकार के हैं। क्या तीसरा प्रकार है? नहीं है। यानी कि एक निर्जीव है और दूसरा क्या है, सजीव है। पृथ्वी तो छोड़िए, पूरा ब्रह्मांड में भी वैज्ञानिकों को यही अनुमान है कि दो ही प्रकार के पदार्थ है ही। उसे पदार्थ का संबंध निर्जीव के लिए ही किया जाता है। फिलहाल हम दोनों के लिए कर रहे हैं, या तो सजीव है या फिर निर्जीव है, बीच में कोई नहीं है। वायरस के संबंध में कुछ भ्रांतियां हैं जो वायरस पढ़ने के साथ ही हम दूर करेंगे। फिर इस पृथ्वी पर आपको जो मिलेंगे सजीव मिलेंगे, जो सजीव नहीं मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, निर्जीव मिलेंगे। और इसमें क्या अंतर है दोस्तों, ये बताने की जरूरत नहीं है। सजीव वो है जिसमें जान है और निर्जीव वो है जिसमें जान नहीं। तो इन सजीव और निर्जीव की जो पदार्थ, सजीव और निर्जीव जो वस्तुएं हैं, उनमें जब हम निर्जीव के संरचनाओं को देखते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स के
संरचनाओं को हम देखते हैं, स्ट्रक्चर को देखते हैं, तो इसका निर्माण जो है ना, इसका निर्माण में सबसे छोटा यूनिट कौन है? एटॉम है। एटॉम आपस में मिलकर क्या बनाए हैं? मॉलिक्यूल्स बनाए हैं, और मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर के एक निर्जीव पदार्थ का निर्माण कर देते हैं। अर्थात निर्जीव पदार्थों का निर्माण, लिविंग थिंग्स का जो पूरा संरचना बना है, सॉरी नॉन लिविंग थिंग्स का, उसमें सबसे छोटा इकाई कौन होता है? एटॉम होता है। एटॉम आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूल्स का ढेर आपस में मिलकर क्या बन जाते हैं? निर्जीव बन जाते हैं। तो जिस तरह से निर्जीव पदार्थों की निर्माण प्रक्रिया कुछ इस तरह से है, तो निश्चित ही सजीवों की निर्माण प्रक्रिया तो किसी ना किसी तरह से शुरू जरूर हुई होगी कि नहीं हुई होगी। तो निर्जीव पदार्थों के संरचनाओं में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब जब मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल्स मिलकर निर्जीव पदार्थ, लेकिन जब हम सजीवों के संरचनाओं को देखते हैं, सजीवों के संरचनाओं को जब हम देखते हैं, तो सजीवों के संरचनाएं निर्जीव से तो बिल्कुल भिन्न होगी, इतना तो आपको अंदाजा होगा ही होगा। और न सिर्फ भिन्न होगी, इसके अलावे इसकी संरचना निश्चित ही जटिल होगी। किसके तुलना में? निर्जीव की। और एक सजीव की निर्माण प्रक्रिया पर जब आप बात करिएगा, तो इसकी निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत होती कहां से? सेल से। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार निर्जीव की निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत कहां से हुई है? एटॉम से हुई है। इसकी निर्माण प्रक्रिया सेल से शुरू हुई है। सेल आपस में मिलकर क्या बना लिए हैं? टिश्यू बना लिए हैं। टिश्यू आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन। ऑर्गन आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम। और फाइनली ऑर्गन सिस्टम मिलकर एक सजीव बॉडी का, एक लिविंग बॉडी का निर्माण करता। अर्थात सजीवों की निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत जो होती है वो सेल से होती है, कोशिका से। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? कोशिका से होती है। सेल आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं, यानी कि उत्तक बनाते हैं। उत्तक मिलकर आपस में ऑर्गन यानी अंग बनाते हैं। अंग मिलकर आपस में अंग तंत्र बनाते हैं, जैसे श्वसन तंत्र हो गया, पाचन तंत्र हो गया, उत्सर्जन तंत्र हो गया, वगैरह वगैरह। और कई अंग तंत्र आपस में मिल करके क्या बनाते हैं? तो सजीव और निर्जीव की जो संरचनाएं हैं उसको आप समझे कि नहीं समझे? यानी कि जिस तरह निर्जीव के शरीर की, निर्जीव पदार्थ की सूक्ष्मतम इकाई क्या हो जाता है, ठीक उसी तरह एक सजीव शरीर की जो सूक्ष्मतम इकाई है वो क्या हो जाता है? सेल हो जाता है। यहीं से निर्माण प्रक्रिया शुरुआत होता है। अगर हम सेल शब्द को गायब कर दे तो हम एक सजीव शरीर की कल्पना नहीं कर सकते। ठीक उसी तरह अगर एटॉम शब्द को गायब कर दे तो हम एक निर्जीव चीज की कल्पना नहीं कर सकते। यानी इस ब्रह्मांड में दो ही चीज मूल है, एक एटॉम और दूसरा सेल। और जिस तरह से केमिस्ट्री में एटॉम का महत्व है, उसी के पैरेलल बायोलॉजी में किसका महत्व है? निर्जीव के बारे में हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं और सजीव के बारे में हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं। और दोनों के बीच रिलेशन उनके एनवायरनमेंट के साथ कैसा है ये हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। फिलहाल हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो निर्जीव चीजों को हटा देते हैं,
सिर्फ पैरेलल करने के लिए हम आपको लाए हैं कि इस ब्रह्मांड और इस पृथ्वी में दो ही चीज मूल है, एक एटॉम और दूसरा सेल। तो सजीव की निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत कहां से हुई है? सेल से हुई है। सेल मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यू। टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन। ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं? और फाइनली ऑर्गन सिस्टम। अब हमसे अगर पूछा जाए कि सेल क्या है, सेल क्या है, तो हम क्या जवाब दे सकते हैं? तो आप देखिए कि एक सजीव के शरीर की जो संरचना बनी है वो किसके बदौलत बनी है? सेल के बदौलत। क्योंकि सेल नहीं रहेगा आप इन सब चीजों की कल्पना करेंगे? सेल ही नहीं रहेगा तो एक सजीव के शरीर के स्ट्रक्चर बनाने में जो यूनिट के रूप में काम कर रहा है वो कौन है? सेल। इसके अभाव में एक सजीव की संरचना बन ही नहीं सकती है। क्योंकि यह सेल संरचना बनाने में मुख्य भूमिका अदा कर रहा है या इसी के बदौलत संरचना बना रहा है, तो हम तो इतना तो कह ही सकते हैं, ठीक है, इतना तो कह ही सकते हैं कि सेल सजीव बॉडी, लिविंग बॉडी का स्ट्रक्चरल यूनिट है। क्या है? स्ट्रक्चरल यूनिट है, यानी हिंदी में कहेंगे संरचनात्मक इकाई है। क्या है? संरचनात्मक इकाई है। क्यों है? तो इसके बिना संरचना बन ही नहीं सकती है किसी सजीव की। कोई भी सजीव का हम सेल के बिना कल्पना नहीं कर सकते हैं। आप जितना भी पृथ्वी पर सजीव देख रहे हैं उन सब की संरचना इसी के बदौलत बना है, इसीलिए इसे हम कहते हैं संरचनात्मक इकाई, अर्थात संरचना बनाने वाली इकाई। दूसरी बात आप ध्यान दीजिए कि सजीव जिंदा रहता है किस लिए या किसके कारण? हम जिंदा है किस लिए या किन कारणों से? हम जिंदा इसलिए है दोस्तों क्योंकि हमारे अंग काम कर रहे हैं। हमारे अंग क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। अंग कोई ना कोई काम करते रहता है और अंग के काम करने के बदौलत ही एक सजीव का शरीर जिंदा रहता है। किडनी रक्त से यूरिया निकालने का काम करती है, छोटी आंत भोजन को पचाने का काम करती है, फेफड़ा श्वसन को पूरा कराने में अपना योगदान देती है। यानी हर अंग कोई ना कोई काम करते हैं और उसी के बदौलत एक सजीव जिंदा रहते हैं। अंग काम करना बंद कर दे तो शरीर काम करना बंद कर देगा, और जब शरीर काम करना बंद कर दे तो उसे मृत शरीर की संज्ञा दी जाएगी। दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी? और कोई भी अंग काम जो कर रहा है, हमारा कोई भी अंग जो काम कर रहा है वो काम भी जानते हैं किसके बदौलत कर रहा है? सेल के बदौलत काम कर रहा है। हमारी छोटी आंत भोजन को पचाने का काम कर रही है, तो छोटी आंत भोजन का पचाने का काम किसके सहायता से कर रही है? सेल। वो भी कोशिकाओं से बना एक अंग है और उनका सारे कोशिकाएं काम कर रही है, इसलिए छोटी आंत काम कर रही है। अगर कोशिका ही काम करना बंद कर देगा, उत्तक काम नहीं करेगा और आगे चलकर ऑर्गन काम करना बंद कर देगा, सजीव मृत हो जाएगा। कोई भी जो अंग काम करता है तो वो काम उसका प्रत्येक कोशिकाओं के द्वारा संपन्न होता है। अगर कोशिका ही काम में सहयोग ना करेगा तो फिर अंग के काम करने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता दोस्तों। तो एक सजीव जिंदा रहता है क्यों? तो उनके सभी अंग काम करते हैं और उनके सभी अंग काम तब करेंगे जब उस अंग के सभी कोशिकाएं काम करेंगे। कोशिका काम करना बंद कर देगा तो अंग भी काम करना बंद कर देगा। यानी कि संरचना भी बनी किसके बदौलत? सेल के बदौलत। और सभी अंग काम भी कर रहे हैं किसके बदौलत? सेल के बदौलत काम कर रहे हैं।
और चूंकि काम करने का भी सबसे छोटी इकाई सेल है, इसी कारण हम सेल को फंक्शनल यूनिट भी कह सकते हैं। ठीक है, क्या कह सकते हैं? फंक्शनल यूनिट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं दोस्तों? यानी कि कार्यात्मक इकाई। क्या कह सकते हैं? कार्यात्मक इकाई कह सकते हैं, यानी कि कार्य करने वाली इकाई। संरचनात्मक इकाई का मतलब संरचना बनाने वाली इकाई। तो सेल क्या है? तो सेल सजीवों के शरीर का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। सेल सजीवों के शरीर की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। काम भी सेल के बदौलत होता है अंगों का, और अंग का निर्माण भी सेल के बदौलत होता है। कोई दिक्कत रह गया है इसमें? हाँ, सेल क्या है? तो सेल सजीवों के शरीर का क्या है? स्ट्रक्चरल यूनिट है। क्या है? मतलब संरचना बनाने वाली इकाई है। क्या है? संरचना बनाने वाली इकाई। दूसरा सेल क्या है? तो सेल शरीर का फंक्शनल है, अर्थात कार्य करने वाली छोटी इकाई है। तो हमको नहीं लगता कि अब सेल में कोई दिक्कत होगा। सेल क्या है? तो सेल सजीवों के शरीर का क्या है? संरचनात्मक इकाई है। सेल सजीवों के शरीर का क्या है? कार्यात्मक इकाई है। ठीक है, इसके बिना किसी सजीव का निर्माण संभव ही नहीं है, और ये कार्य ना करे तो किसी अंग का कार्य करना संभव ही नहीं है। तो अगर हमसे पूछेगा कि एक सजीव के शरीर के संरचनात्मक इकाई किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं? एक सजीव के शरीर के कार्यात्मक इकाई किसे कहते हैं? सेल को कहते हैं। क्लियर हो गया दोस्तों? सेल में कोई दिक्कत तो हमको नहीं लगता अब होगा। होगा? नहीं होगा। अब सवाल ये है कि ये सेल बना किससे होता है? सेल बना किससे होता है? कुछ से कुछ तो बना ही ना होगा। हाँ? तो सेल में पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। पदार्थ दो प्रकार के मिलकर बना होता है। ऑर्गेनिक पदार्थ दो प्रकार के मुख्य रूप से आप पढ़े होंगे, केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। एक होता है ऑर्गेनिक और दूसरा क्या होता है? इनऑर्गेनिक। कार्बनिक और अकार्बनिक। तो ये जो सेल है ये कार्बनिक पदार्थों से भी मिलकर बना हुआ है और अकार्बनिक पदार्थों से मिलकर बना हुआ, दोनों पदार्थ से मिलकर बना हुआ। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों पदार्थों से मिलकर बना हुआ है हमारी कोशिकाएं। अकार्बनिक पदार्थों का अंश ज्यादा है, अकार्बनिक पदार्थों का अंश क्या है? कम है। अब सवाल है कौन कौन ऑर्गेनिक पदार्थ और कौन कौन इनऑर्गेनिक पदार्थ है, तो उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन अगर सवाल उठे कि सेल के निर्माण में किन प्रकार के पदार्थ भाग लेते हैं, तो सेल के निर्माण में कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों प्रकार के पदार्थ भाग लेते हैं। कार्बनिक अकार्बनिक दोनों प्रकार के, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों प्रकार के पदार्थ भाग, और इनका रेशियो अगर हम देखें तो इसका रेशियो होता है 81 और 19, यानी कि 81% सेल इनऑर्गेनिक अकार्बनिक पदार्थों से बना हुआ है, जबकि 19% सेल का भाग किससे बना हुआ है? ऑर्गेनिक यानी कि कार्बनिक पदार्थों से बना हुआ है। क्लियर हो गया बात? समझ गए? और अकार्बनिक पदार्थ इनऑर्गेनिक में सबसे ज्यादा इसमें क्या है? जल, सबसे ज्यादा। तो सेल क्या है? क्लियर हो गया? सेल सजीवों के शरीर का रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। सेल जो है वो सजीवों के शरीर का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट का क्या मतलब हुआ ये तो आप समझ ही गए हैं। बना किससे है यह सेल?
तो बना किससे है जी? कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों पदार्थों से बना है, जिनमें अकार्बनिक पदार्थों की मात्रा काफी ज्यादा है, 81% है, और कार्बनिक पदार्थों की मात्रा क्या है? कम है, 19%। अब सवाल यह है कि क्या आप सभी सजीवों का शरीर तो कोशिकाएं से बना हुआ, ये तो हम क्लियर कर लिए कि पृथ्वी पर जितना सजीव है सबका शरीर कोशिकाओं से बना हुआ है। लेकिन अब सवाल है कि क्या सभी सजीवों में एक ही तरह के कोशिकाएं हैं? आप अपने आसपास कई प्रकार के सजीवों को देखें, और सजीव कहने का मतलब पौधे और जंतु दोनों से है। तो कई प्रकार के जो यहां पर कई प्रकार के जो जीव जंतु है, तो सवाल यही है क्या सभी के कोशिकाएं के आकार और आकृति यानी शेप और साइज क्या एक ही तरह के हैं या अलग अलग के? बिल्कुल क्लियर है। तो बिल्कुल दोस्तों, प्रत्येक सजीव में एक ही आकार और आकृति की कोशिकाएं नहीं रहती है। भिन्न भिन्न टाइप के जो हम सजीव देखते हैं उनमें कोशिकाओं के आकार और आकृति में अंतर रहता है। और अब तक हमारे वैज्ञानिकों ने इस पृथ्वी पर 1.8 मिलियन सजीवों के जातियों को खोज निकाला है। 1.8 मिलियन कितना हुआ? 18 लाख हुआ। अब तक हमारे वैज्ञानिकों ने 1.8 मिलियन सजीवों के जातियों, जिसमें पौधे और जंतु दोनों शामिल है, उनको खोज निकाला है। हालांकि पृथ्वी पर जितने भी जातियों के सजीव हैं सबका पता आज भी लगाया नहीं जा सका है। पृथ्वी के पर ऐसे कई दुर्लभ जगह है जहां पहुंचना संभव नहीं है, अतः वहां वैज्ञानिक जब पहुंच ही नहीं सकते हैं तो फिर न वहां पर जाकर ये कैसे पता लगाया जा सकता कि कौन कौन जातियां हैं। तो 1.8 मिलियन जातियां समझ रहे हैं ना? एक ही प्रकार के जीव जो आपस में प्रजनन कर सके और अपने जैसे बच्चे उत्पन्न कर सके उसे जाति कहा जाता है। इंग्लिश में स्पीशीज कहा जाता है। जैसे मनुष्य एक जाति हुआ, हाथी एक जाति हुआ, कुत्ता एक जाति हुआ, पेड़ पौधे में बरगद का पेड़ एक जाति हुआ, पीपल का पेड़ एक जाति हुआ, आम का पेड़ एक जाति हुआ। और इस तरह से कितने जातियों को खोज निकाले गए हैं? 1.8 मिलियन जातियों को हमारे वैज्ञानिकों ने अब तक खोज निकाला है। और सब में सभी कोशिकाओं से बने हुए हैं। लेकिन सभी के कोशिकाओं के आकार और आकृति एक जैसे नहीं है, उनके आकार और आकृति में अंतर है। तो अब हमें यह पता करना होगा कि किन कोशिकाओं की आकृति कैसी होती है या किन किन सजीवों में कैसे कैसे आकार और आकृति की कोशिकाएं हैं। तो ये अगर हम पता करने लगेंगे तो सजीवों की जातियां 1.8 मिलियन और एक एक करके पता करने लगेंगे तो पता चलेगा कि परीक्षा पर परीक्षा बीत गया, अभी तक फैसला नहीं हुआ कि किसका कोशिका कैसा है। यानी निश्चित ही एक एक करके सभी के कोशिकाओं के शेप और साइज को पता लगाना संभव तो है, बताना संभव नहीं है। तो क्या करेंगे? तो कुछ तथ्य यहां पर है उसको याद रखेंगे। यानी सबसे छोटी कोशिका जो वैज्ञानिकों ने अब तक खोज निकाला है
वो एक माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया में है। सबसे बड़ी कोशिका जो अब तक वैज्ञानिकों ने खोजा है वो शुतुरमुर्ग के अंडे में। मानव शरीर के संदर्भ में हम जब बात करते हैं तो मानव शरीर के संदर्भ में मानव शरीर के सभी कोशिका में सबसे बड़ी नर्वस कोशिका न्यूरॉन सेल है, सबसे बड़ी कोशिका ओवा सेल है, सबसे छोटी कोशिका मस्तिष्क में है जिसका नाम है ग्रेन्यूल सेल। तो निष्कर्ष यही निकला है दोस्तों कि सभी सजीवों के कोशिकाओं के आकार और आकृति एक जैसे, उनमें अंतर है। और अगर हम एक एक सजीवों के कोशिका के आकार और आकृति पर बात करना शुरू करेंगे तो यह संभव नहीं हो पाएगा कि सभी सजीवों पर हम बात कर सके। इसलिए कुछ तथ्यात्मक चीज यहां पर है जिसको हमें याद रखना है। जैसे सबसे छोटी कोशिका कौन है? माइकोप्लाज्मा। हालांकि माइकोप्लाज्मा से भी छोटी हो सकती है, लेकिन उन्हें वैज्ञानिकों ने अब तक खोजा, यानी कि जितने भी जीव जंतु खोज लिए गए हैं उनमें सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा का है। और हम आपको बताएं कि पृथ्वी पर अभी उपस्थित सभी जातियों को खोजा नहीं जा सका है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि वैज्ञानिक कह रहे हैं कि 1.8 मिलियन जिसको अब तक खोज निकाले हैं, ये पृथ्वी पर पाए जाने वाले जातियों का मात्र कितना परसेंट है? 20% है, यानी 80% को खोजा जाना अब भी क्या है? बाकी है। 80% को खोजा जाना अब भी क्या है? बाकी है। तो क्लियर हो गया, क्या सभी सजीवों में एक ही आकार और आकृति की कोशिकाएं हैं? है? नहीं है। अब फिर एक और सवाल आता है कि एक सेल का यानी कोशिका का शेप और साइज यानी आकार और आकृति किसी न किसी चीज पर तो डिपेंड करता ही होगा। तो एक सजीव के सेल के शेप और साइज एक जैसे नहीं है एक ही सजीव के अंदर, तो निश्चित ही भिन्न भिन्न सजीवों के सेल का शेप और साइज अलग अलग है। लेकिन जब बात करते हैं कि कोशिका के शेप और साइज कैसी होगी, ये डिपेंड करता है उनके कार्य पर। किस पर डिपेंड करता है? उनके कार्य पर, यानी कि उनके फंक्शन पर निर्भर करता है, कार्य पर निर्भर करता है। किसी भी सेल के आकार और आकृति किस पर निर्भर करता है दोस्तों? उनके कार्य पर निर्भर करता है। सेल के आकार और आकृति किस पर निर्भर करता है और कार्य पर किस प्रकार निर्भर करता है? तो अलग अलग कार्य करने वाले कोशिकाओं की आकार और आकृति भी क्या होती है? अलग अलग होती है। अलग अलग कार्य करने वाले कोशिकाओं के आकार और आकृति भी क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। मानव शरीर की बात ही करिएगा तो लंग्स यानी कि फेफड़ा और किडनी, क्या दोनों में एक ही शेप और साइज का कोशिका है? है। और ये इसलिए नहीं है दोस्तों क्योंकि दोनों के कार्य अलग अलग है। लंग्स का कार्य श्वसन से संबंधित है तो किडनी का कार्य उत्सर्जन से संबंधित है, और दोनों के कार्य अलग अलग है तो निश्चित ही दोनों की कोशिका एक दूसरे के तुलना में क्या होगा? अलग अलग होगा। लंग्स के कोशिका का शेप और साइज कुछ और होगा, किडनी के कोशिका का शेप और साइज। आपसे कहेगा क्या छोटी आंत में जिस तरह की कोशिकाएं मौजूद है उस तरह की कोशिकाएं दांतों में भी मौजूद है? हाजी है? नहीं है। दोनों का कार्य अलग अलग है। दांतों का काम भोजन को चबाना है तो छोटी आंत का काम भोजन को पचाना है। कार्य अलग अलग है तो उनके कोशिका के आकार और आकृति भी क्या होगी?
तो एक सजीव के शरीर के कोशिकाओं की आकार और आकृति किस पर निर्भर करता है? यानी समान कार्य करने वाले कोशिका एक ही तरह के होते हैं और अलग अलग कार्य करने वाले कोशिका के आकार और आकृति भी क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। नहीं, मानव का दांत कहिएगा, जानवर का दांत कहिएगा, एक ही तरह का कोशिका होगा। ठीक है, लीवर भी एक ही तरह का, उत्तक भी एक ही तरह का। किडनी का जब आप बात करिएगा, किडनी की जब आप बात करिएगा तो किडनी केवल मेमलिया में पाए जाते हैं। किसमें? मेमलिया जीव में आएंगे। सब जीव एक ही तरह का नहीं है, जीवों का भी बंटवारा हम करेंगे और निश्चित ही सबका किडनी का एक ही काम है। मानव का किडनी की बात करिएगा, गाय का किडनी की बात करिएगा, कुत्ता का किडनी की बात करिएगा, बकरी का किडनी की बात करिएगा, सबका एक ही कार्य किया, कार्य रक्त से यूरिया को उनके कोशिका का आकार और आकृति क्या होगा? एक होगा। क्लियर है? बात को समझ गए कि नहीं समझ गए? यानी कि सब कोशिका एक के जैसन हो, अलग 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 अलग। और कोशिका कैसा होगा यह किस पर निर्भर करेगा? अलग अलग कार्य करने वाले कोशिकाओं की आकृति भी क्या होता है? अलग अलग होता है। क्या होता है? अलग अलग होता है। नाखून जिस कोशिका से मिलकर बना है, उसी जिस आकार और आकृति के कोशिका से बना है, क्या उसी आकार आकृति कोशिका से त्वचा भी बना है? अंदाज लगा लिए ना? चलिए, तो इतना तो क्लियर है कि शेप और साइज कोशिका का क्या होगा, तो ये डिपेंड करेगा किस पर? और अलग अलग कार्य करने वाले कोशिका के आकार और आकृति अलग अलग हो। और दोस्तों, आप ये जानकर हैरान हो जाइएगा कि कुछ कोशिकाएं ऐसे भी हैं जिनके आकार और आकृति पल पल बदलते रहते हैं। कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ। अब तो ये जान गए कि अलग अलग कार्य करने वाले कोशिका के आकार और आकृति अलग अलग होते, और आकार और आकृति जो है वो निश्चित बने रहते हैं, कांस्टेंट बने रहते हैं। लेकिन कुछ कोशिकाएं ऐसे हैं जिनकी आकृति स्थिर नहीं रहती है, पल पल बदलते रहती है। और ऐसा कोशिका कहीं दूर नहीं, हमारे शरीर के ब्लड में 3 प्रकार की कोशिका में एक है WBC, व्हाइट ब्लड कॉर्पोसेल्स। ठीक है, व्हाइट ब्लड कॉर्पोसेल्स सेल भी कह सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक ऐसी कोशिकाएं हैं जिनकी आकार और आकृति हमेशा निश्चित नहीं रहती, कभी कुछ है, कभी कुछ है, कभी कुछ है, कभी कुछ। कोई दिक्कत नहीं ना? तो सबका कोशिका एक जैसा नहीं है, सबकी आकार और आकृति में अंतर है, और कुछ की आकार और आकृति पल पल क्या होती है? बदलते रहती है। हालांकि बदलते रहने वाली कोशिकाओं की संख्या बहुत कम है, अधिकांश कोशिकाओं की आकृति कांस्टेंट बनी रहती है। क्लियर है? बात समझ गए? अब सवाल दूसरा पर आइए। कोशिका क्या है, इसमें कोई दिक्कत? कोशिका के शेप और साइज क्या होगी, यह बात को आप समझे। अब आते हैं, क्या सभी सजीवों में कोशिकाओं की संख्या भी समान होती है? क्या सभी सजीवों में कोशिका की संख्या भी समान होती है? नहीं। लगता है कोशिका पढ़ के आए हैं आप लोग, और नोट्स है, वैसे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। बिल्कुल सही बात है कि सभी सजीवों में कोशिका की संख्या भी समान नहीं। सभी सजीवों में कोशिकाओं की संख्या समान नहीं होती है।
और कोशिका की संख्या की बात करिएगा तो कोशिका की संख्या किस पर निर्भर करता है? तो कोशिका की संख्या शरीर के आकार पर निर्भर करता है। कोशिका की संख्या किस पर निर्भर करता है? जितना बड़ा आकार उतनी अधिक संख्या में कोशिका। एक सजीव के शरीर का आकार जितना बड़ा होगा उनमें कोशिकाओं की संख्या उतनी अधिक होगी। आपसे पूछेगा कि हाथी में ज्यादा कोशिका है कि चूहा में? हाथी में होगा नहीं जी। अब मोटे आदमी की पतले आदमी में? पीपल के पेड़ में ज्यादा कोशिका कि गुलाब के फूल के पेड़ में? है पागल है, गजब है। आइए हल्ला नहीं करिए, एक बात तय कर लीजिए कि समझ हम तब सकते हैं जब गंभीरता को बरतेंगे। हल्ला करिएगा टेंशन बाहर हो जाएगा, टेंशन बाहर हो जाएगा, दिमाग समझना छोड़ देगा। दिमाग समझना छोड़ देगा, आप समझ नहीं पाइएगा। समझ नहीं पाने का अंतिम कारण क्वेश्चन नहीं बनेगा और उसका सबसे भयानक परिणाम यह होगा कि नौकरी नहीं। ठीक है, इसलिए गंभीर बने रहना बहुत जरूरी है। गंभीरता बरतिए, ठीक है, हल्ला मत करिए उतना, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये तो क्लियर हो गया, इसमें कोई शक नहीं है कि आप कोशिकाओं के आकार, कोशिकाओं की संख्या की बात करिएगा तो ये कोशिका की संख्या सजीवों के आकार पर निर्भर करता है। जितना बड़ा आकार होगा सजीव के शरीर का उतनी ही अधिक संख्या में उसमें क्या होगी? कोशिका होगी। और कोशिकाओं के संख्या के आधार पर, कोशिकाओं के संख्या के आधार पर जीव वैज्ञानिकों ने समस्त सजीवों को दो भागों में बांट दिया है। कितने भागों में? दो भागों में। एक है यूनिसेलुलर। क्या है? यूनिसेलुलर यानी क्या? एक कोशिकीय। और दूसरा है मल्टी सेलुलर। मल्टी यानी क्या? बहुकोशिकीय। सजीवों के संख्या के आधार पर, कोशिकाओं के संख्या के आधार पर जीव वैज्ञानिकों ने सजीवों के कितने समूह बनाए हैं? दो। और ये समूह क्या है? हमको नहीं लगता आपको समझने में जरा सा भी दिक्कत होगी। एक वो है जिनमें केवल कितनी कोशिका है? एक कोशिका, यानी कि जिन जीवों का शरीर केवल एक कोशिकाओं से बना है वो एक कोशिकीय, और इसमें एक से अधिक कोशिका, एक से अधिक कोशिका। और इनमें अंतर है कि इन जीवों को आप सिर्फ किसके सहायता से देख सकते हैं? और ये आंखों से दिखते हैं। संख्या के आधार पर सजीव दो, एक कोशिकीय और एक कोशिकीय कितने कोशिका से बना होता है? एक कोशिका से बना होता है। और एक कोशिकीय सजीव को हम बिना माइक्रोस्कोप की सहायता से देख नहीं सकते हैं। अब जब एक कोशिकीय सजीवों को हम बिना माइक्रोस्कोप के सहायता से नहीं देख सकते हैं तो इसका मतलब ये भी हुआ कि सेल को भी हम बिना माइक्रोस्कोप की सहायता से नहीं देख सकते, है ना जी? यानी कि अब तक जिस सेल के बारे में आप पढ़े हैं उसको आप आंखों से देख नहीं। तो अब सबसे बड़ा सवाल कि आंखों से किस चीज को हम देख सकते हैं, या कितना छोटा से छोटा चीज को हम आंखों से देख सकते हैं? तो
एक स्वस्थ व्यक्ति के स्वस्थ आंखों की जो क्षमता होती है वो है 100 माइक्रोमीटर कह सकते हैं, 100 माइक्रोमीटर। अर्थात एक स्वस्थ मानव का स्वस्थ आंख इससे छोटे चीजों को नहीं देख सकती है। माइक्रोमीटर आप समझते होंगे, 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू 10 टू द पावर -6 मीटर के इक्वल होता है। यानी एक मानव जो है वह छोटा से छोटा कितना बड़ा देख सकता है। इससे छोटा देखने की क्षमता किसी स्वस्थ आंख को इससे छोटा देखना है तो लगाना पड़ेगा क्या? अपवाद सिर्फ शुतुरमुर्ग के अंडे के कोशिका का ही है। शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका की आकृति 170 गुना 135 मिलीमीटर रेंज का होता है। यानी कि लंबाई शुतुरमुर्ग की कोशिका का 170 मिलीमीटर और चौड़ाई 135। तो यह अपवाद है, यह अपवाद है। बाकी सभी कोशिकाओं की आकृति 100 माइक्रोमीटर से क्या होती है, और उनको देखने के लिए क्या लगाना पड़ेगा? माइक्रोस्कोप। तो एक स्वस्थ आंख कितना से बड़ा चीज को ही देख सकती है, या एक स्वस्थ आंख कितने से छोटा चीज को नहीं देख सकती है। यानी देखने का बॉर्डर कौन है? इससे बड़ा आप देखिएगा, इससे छोटा नहीं देखिए। और निश्चित ही जो चीज आंखों से दिखती है वो निश्चित ही क्या होगा? बहुकोश की। क्लियर हो गया दोस्तों? यहां तक हमको नहीं लगता यहां तक सेल को समझने में कोई दिक्कत हुआ होगा, नहीं ना। और सिर्फ आप समझने पर ध्यान दीजिएगा, सिर्फ समझने पर, क्योंकि क्वेश्चन वही आएगा जो क्लास में हम आपको करवाएंगे। उससे बाहर किसी भी एग्जाम में नहीं आता है, और आता है तो उसको कोई नहीं बनाता है। ठीक है? अरे अल्लाह मत। क्लियर है? तो सिर्फ समझने पर ध्यान देना है। आप नोट्स लिए होंगे और उसमें क्वेश्चन, ऐसा कोई किताब नहीं है जिसका क्वेश्चन हम नोट में नहीं डाले। उसके बाद किताब ही खत्म तो क्वेश्चन कहां से आएगा? ठीक है? तो क्वेश्चन जो कलेक्शन करते हैं ना, सारा बायोलॉजी का जितना भी किताब है सबको किए एक जगह, सारा क्वेश्चन एक जगह। क्लियर है ना? हाँ, और ध्यान दीजिए, करना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी भी जगह का आपका क्वेश्चन छूट ही नहीं सकता। और छूटेगा तो इतना कॉन्सेप्ट क्यों दे रहे हैं आपको? हम इसलिए इतना कॉन्सेप्ट दे रहे हैं कि एक आध अगर छूट जाए तो वो भी आपसे बन जाए। तो क्लियर है? कोशिका क्या है? तो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। सभी कोशिका, सभी सजीवों के कोशिका के आकार और आकृति एक जैसी नहीं होती, अर्थात अलग अलग होती है। कोशिकाओं के आकार और आकृति क्या होगी यह उनके कार्य पर निर्भर करता है। अलग अलग कार्य करने वाले कोशिका के आकार और आकृति, हालांकि अधिकांश कोशिकाओं के आकार और आकृति कांस्टेंट यानी अस्थाई बना रहता है, लेकिन वैज्ञानिक ने कई ऐसे कोशिकाओं को खोजे हैं जिनकी आकृति पल पल बदलते रहती है, अर्थात निश्चित नहीं रहती, जिसमें मानव का खुद WBC सेल। सभी सजीवों में कोशिकाओं की संख्या भी समान नहीं है। कोशिकाओं की संख्या सजीव के आकार पर निर्भर करता है, और संख्या के आधार पर जीव वैज्ञानिकों ने कितने समूह बनाए? तो और इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। पल पल ऐसा ऐसा उसकी प्रकृति है। ठीक है? सूरज क्यों चमकता है? तो उत्तर नाभिकीय संलयन है। नाभिकीय संलयन में ऐसा ही क्यों होता है? तो ये प्रकृति है उसकी, बदल रहा है, इसको तो कोई बात नहीं कर सकते हैं। आप अच्छे क्यों है तो इसका क्या उत्तर दिया जा सकता है? आइए दोस्तों, अभी तक कोशिकाओं के बारे में जो हम जानकारी प्राप्त किए हैं
अभी तक कोशिकाओं के बारे में जो हम जानकारी प्राप्त की है कि कोशिकाएं संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है, कोशिकाओं की संख्या सजीव के आकार पर निर्भर करता है, कोशिकाओं के आकार और आकृति उनके कार्य पर निर्भर करता है। ये जो जानकारी हमने प्राप्त किया है, निश्चित ही इस जानकारी को दुनिया के सामने लाने में वैज्ञानिकों का योगदान है। उन्होंने सालों अपने लैब में रिसर्च किए और उसके बाद कोशिकाओं के संबंध में इतनी जानकारी हमारे सामने आ पाई। तो आइए अब उन वैज्ञानिकों को याद करते हैं जिनके बदौलत हम कोशिकाओं के बारे में इतनी जानकारी प्राप्त कर सके। और वैज्ञानिकों को याद करना बहुत जरूरी है। नैतिक दृष्टिकोण से भी यह जरूरी है कि हम उन लोगों को याद करें जिसके बदौलत इतनी जानकारी हमने हासिल कर रहे हैं, और परीक्षा के दृष्टिकोण से तो जरूरी है ही। तो आइए अब उन वैज्ञानिकों को याद करते हैं और क्रमिक रूप से याद करते हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी सेल के जानकारी को दुनिया के सामने में लाने में खपा दिया है, जिनके सालों साल के मेहनत के बाद सेल के बारे में हम जान पाए हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं वैज्ञानिकों के सिलसिले से, और ये हम डेट लिख रहे हैं कि ताकि आप समझ सके कि सेल का विकास किस गति से हो पाया। अभी हम किताब उल्टाते हैं, चट पढ़ जाते हैं, सेल खत्म हो गया, लेकिन उस किताब के चंद बातों को जानने में वैज्ञानिक ने कितना लंबा समय दिया है वो अभी आपको पता चलेगा। तो आइए वैज्ञानिकों पर बात करते हैं। सबसे पहला 1590 पर आ जाइए। 1590 में एक क्रांतिकारी खोज हुआ साइंस की दुनिया में, क्रांतिकारी। और वह क्रांतिकारी खोज 1590 में किसका हुआ दोस्तों? माइक्रोस्कोप का हुआ। माइक्रोस्कोप का यानी सूक्ष्मदर्शी का हुआ। और ध्यान दीजिए, कोशिका आंखों से नहीं दिखता है, कोशिका की आकृति 100 माइक्रोमीटर से कम होती है। अपवाद शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका थी। तो कोशिका का खोज हो इससे पहले माइक्रोस्कोप का खोज होना बहुत जरूरी था कि नहीं था? क्या बिना माइक्रोस्कोप को खोजे कोई कोशिका को खोजने की गारंटी दे सकता था? इसलिए कोशिका का खोज हो उससे पहले माइक्रोस्कोप का खोज हो जाना जरूरी था। इसलिए हम इसको क्रांतिकारी खोज किए, क्योंकि जब तक माइक्रोस्कोप का खोज नहीं हुआ तब तक कोशिका के खोज का मार्ग प्रशस्त नहीं हुआ। और इस माइक्रोस्कोप का खोज 1590 में किया, 90 में हुआ, और खोजने वाले थे जेड जेंसेन और एच जेंसेन। ठीक है, जेड जेंसेन और एच जेंसेन, ये दोनों भाइयों ने मिलकर 1590 में किसको खोज लिया? माइक्रोस्कोप। और हैरानी तो तब होगी दोस्तों, जेड जेंसेन एच जेंसेन। ठीक है, हैरानी तो तब होगी दोस्तों, ये दोनों कोई बहुत बड़े वैज्ञानिक नहीं थे। ये दोनों ऐनक बेचने वाले थे। ऐनक बेचने वाले, जिसको इंग्लिश में मिरर कहते हैं, फिजिक्स के भाषा में समतल दर्पण कहते हैं, वही बेचने का काम करते थे जेड जेंसेन एच जेंसेन। आप देखे होंगे पटना में पीएमसीएच की तरफ गए होंगे। हाजी देखे है ना? तो ये दोनों भाई मिरर बेचने वाले थे, लेकिन काम देखिए कितना बवंडर किया है माइक्रोस्कोप को। तो 1590 में किसका खोज हुआ? किसने खोजा? जेड जेंसेन और एच जेंसेन। और ये खोज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके बिना माइक्रो सेल का खोज संभव।
1590 के बाद दोस्तों बवंडर बचा कब? 1665 में। 1665 में इसी समय साइंस के क्षेत्र में बवंडर मच गया, बवंडर। अर्थात 1665 में किसका खोज हो गया? सेल का। और सेल को खोजने वाले कौन थे? रॉबर्ट हुक थे। कौन थे? रॉबर्ट हुक थे। 1665 में रॉबर्ट हुक ने किसको खोज निकाला? सेल को। क्या हुआ? आए प्रश्न जो भी होगा सबका प्रश्न हम लेंगे, टेंशन नहीं लीजिए, सबका प्रश्न हम लेंगे। कोई भी दिक्कत आप प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन हम पहले बता दिए कि सब कुछ हम जानते नहीं है। अब हाँ बहुत लड़का आता है तो बायोलॉजी में बायोलॉजी पढ़ा दीजिएगा। हाँ पढ़ा देंगे, पढ़ाते हैं। तो जो पूछेंगे वो बताइएगा ना। कल जो पूछेंगे बताएंगे, तो कल जो पूछेंगे बता, हमको आता होगा तो ना बताएंगे। तो ये कौन हुआ जो पूछेंगे? कल बायोलॉजी बहुत बड़ा है, अब 12th का लेकर आके पूछने लगेगा तो जवाब कौन से देंगे हम? है हमारी योग्यताएं और संसाधन सीमित है, हम उसी के अंदर रहकर ना आपको बता पाएंगे। जो पूछेगा सब कैसे हम जवाब दे सकते हैं? उतना ज्ञाता रहते तो हम भी जाकर मेडिकल वाले को पढ़ाते हैं। क्या कहा जरूरी था यहाँ पढ़ाने का था? तो निश्चित ही सबका सवाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, सवाल कुछ भी कर सकते हैं। और इसे भी अगर नहीं जानते होंगे तो दूसरे दिन आकर आपको हम बताएंगे कि ये होगा। ठीक है, आइए दोस्तों, 1665 में किसका खोज हुआ? सेल का खोज हुआ। किसने खोजा? अब ध्यान दीजिए, अब थोड़ा विचार करते हैं कि रॉबर्ट हुक ने सेल को कैसे खोजा। रॉबर्ट हुक ने कैसे सेल को खोजा? इन्होंने एक पेड़ का छाल लिया जिसको क्या कहते हैं? कॉर्क, यानी कि पेड़ का छाल। इस पेड़ के छाल को रॉबर्ट हुक ने पतला पतला और पतला का भी पतला काटा, यानी जितना संभव हो सका उसको पतला, जितना संभव हो सका। पेड़ की छाल अर्थात कॉर्क को रॉबर्ट हुक ने लिया और उसको जितना संभव हो सके उतना पतला किया और उस पतले भाग को जब उन्होंने माइक्रोस्कोप से देखा, ठीक है, उस पतले भाग को जिसमें माइक्रोस्कोप से देखा तो उन्हें मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई पड़े। क्या दिखाई पड़े? मधुमक्खी के छत्ते के समान आकृति दिखाई दिए। और मधुमक्खी के छत्ते के समान जो आकृति दिखाई दिए, इसी आकृति का नाम उन्होंने क्या दिया? अब सवाल है कि सेले नाम काहे दिया, कुछ और नाम काहे ने दिया? क्या ध्यान दिया ना बात को? और जिस माइक्रोस्कोप से रॉबर्ट हुक ने इस मधुमक्खी के छत्ते के आकार की संरचनाएं कॉर्क में देखी, उस माइक्रोस्कोप का निर्माण भी कौन किए थे? यानी 1590 में जो माइक्रोस्कोप खोजा गया था वो 1665 आते आते काफी ज्यादा प्रेस कर गया था। और इन्होंने वो माइक्रोस्कोप भी खुद बनाया था और मधुमक्खी छत्ते के समान जो उन्हें छोटा छोटा कमरा दिखाई दिया उसी को कहा सेल। और इस तरह से खोज हुआ किसका? और सेल नाम देने का पीछे यह कारण था कि सेल एक लैटिन वर्ड है जी। कैसा वर्ड है? लैटिनस वर्ड है। हालांकि साइंस में आपको अधिकांश ग्रीक शब्द मिलेंगे, लेकिन सेल ग्रीक शब्द नहीं है, लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है छोटा, जिसका अर्थ होता है छोटा, यानी
यानी कि रॉबर्ट हुक ने जब कॉर्क को, जिसे वो पतले से पतले कर दिए थे, तो उन्होंने क्या देखा कि मधुमक्खी के छत्ते के समान, जो उसे छोटा छोटा कमरा के समान दिखाई दिया, छोटा छोटा कमरे के समान दिखाई देने के कारण ही उसका नाम उन्होंने क्या रखा? सेल। यह था सेल रखने का लॉजिक। तो सेल कैसा शब्द है? लैटिन शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? चूंकि रॉबर्ट हुक को ये छोटे छोटे कमरे ही दिखाई पड़े, रॉबर्ट हुक को क्या दिखाई पड़े? छोटे छोटे कमरे ही दिखाई पड़े, इसीलिए इसका नाम उन्होंने क्या रखा? तो सेल का खोज कौन किया? सेल कैसा शब्द है? सेल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सेल का खोज कब हुआ? 1665। अब आगे आइए। क्या? अरे हल्ला मत करिए। क्या? टोपी का? अरे कोशिका तो हिंदी नाम। अरे हल्ला मत करिए। कोशिका क्या है? हिंदी नाम है। और मतलब कोशिका कौन रखा? ये तो कोई अनुवादक रखे होंगे। अरे हल्ला क्या करते जी? वो पूछ रहा है हल्ला कर, एक दिन आप पूछेगा हल्ला करिएगा। किसी का क्वेश्चन क्लियर? जब कोई प्रश्न पूछे तो ध्यान से सुनिए, कई कोई प्रश्न आपका भी हो सकता है। तो हल्ला क्या करते? हंसते ऐसे लगता कॉमेडी शो चला रहे जी। पढ़ने ना आए है ना, नौकरी करना है ना हमको। दोस्तों नौकरी करना, नौकरी, और ऐसा परीक्षा देना है आपको जिसमें आपको सिर्फ फर्स्ट करना है। ये नहीं कि मैट्रिक परीक्षा, इंटर परीक्षा नहीं है भैया फर्स्ट करेंगे हम सेकंड करेंगे, दोनों आदमी मिलकर पास करेंगे। ये वो परीक्षा जिसमें भाई ये रहेगा कि आप ही रहिएगा। क्लियर है? तो कोशिका नाम कौन दिया है? वो अनुवादक तो पता नहीं कौन दिया। क्लियर है? बात समझ गए? कोई दिक्कत नहीं। अब 1665 पे आ जाइए, 1683 पर देख रहे हैं कितना धीरे धीरे विकास हो रहा है। 1590 के बाद कुछ कुछ दिखा कब? और आप दोस्तों हैरान हो जाइएगा, 1665 के बाद आ जाइए 1683 पर। 1683 में जीवित कोशिका का खोज हुआ। किसका? जीवित कोशिका। यानी रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका को खोजा था वो कोशिका क्या था? मृत कोशिका था। रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका को खोजा था वो क्या था? जीवित कोशिका खोजने का श्रेय मिला हुआ है ल्यूवेन हुक को। किसको? ल्यूवेन हॉक को। ल्यूवेन हॉक नामक साइंटिस्ट ने, ठीक है, ल्यूवेन हॉक नामक साइंटिस्ट ने जीवित कोशिका का खोज किया था सबसे पहले। तो अब सवाल है कि आदमी जिंदा है, आदमी मर गया है, समझ में आता है। ये कोशिका में कौन लोचा है कि कोशिका जीवित है, कोशिका मर गया? तो आखिर क्या अंतर है एक जीवित कोशिका और एक मृत कोशिका? किसे हम जीवित कोशिका कहेंगे और किसे मृत कोशिका कहेंगे? इसमें क्या डिफरेंस है, यह समझने की जरूरत है। तो ध्यान दीजिए, आपने क्या देखा कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका को खोजा, लेकिन उनके द्वारा कोशिका जो खोजा गया वो क्या था? मृत कोशिका था। आगे चलकर ल्यूवेन हुक ने जो कोशिका खोजा उसे जीवित कोशिका माना गया। आखिर क्या अंतर है जीवित कोशिका और मृत कोशिका में? इसको आप समझिए कि जो कोशिका है ना, मान लीजिए कि ये कोशिका है गोलाकार, हालांकि कोशिका बहुत गोलाकार कोशिका भी होते हैं, अन्य आकार के भी होते हैं, फिलहाल हम गोल बना रहे हैं। इस कोशिका के अंदर कुछ जलीय द्रव पदार्थ, कुछ तरल पदार्थ होते हैं, कुछ तरल पदार्थ होते हैं जिसे जीव द्रव कहा जाता है।
जिसे क्या कहा जाता है दोस्तों? जीव द्रव कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? जीव द्रव। और ये जीव द्रव अगर कोशिका में है तो मतलब कोशिका जीवित, और ये जीव द्रव सूख गया, कोशिका मर गया। यानी कोशिका जिंदा है, कोशिका मृत हो गया, ये फैसला कौन करेगा? कोशिका जीवित है या कोशिका मृत हो गया, ये फैसला कौन करेगा? जीव द्रव अगर है तो कोशिका जिंदा है, जीव द्रव है तो कोशिका जिंदा है, और जीव द्रव अगर सूख गया तो मतलब कोशिका मर गया, मतलब कोशिका मर गया। क्लियर हो गया? अब कोई कंफ्यूजन नहीं है कि जिंदा कौन है, मरा कौन नहीं है। कंफ्यूजन तो जीवित कोशिका का खोजने का श्रेय किन्हें प्राप्त है? ल्यूवेनहोक ने बैक्टीरिया को खोजा था। किसको? बैक्टीरिया को। और कुछ प्रोटोजोआ को भी उन्होंने खोजा था। किसको खोजा था? और अगर थोड़ा सा भी आप सिंसियर होंगे, आपको ये पता होगा कि ये बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ जो है एक कोशिकीय जीव है। क्या है? एक कोशिकीय जीव है। क्योंकि ये जीव एक कोशिकीय है, इसीलिए कोशिका न है भी। हमने बैक्टीरिया को खोजा, हमने एक कोशिका को खोजा। बात बराबर है कि नहीं? तो जीवित कोशिका के रूप में ल्यूवेनहोक ने बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ जैसे एक कोश के जीवों की क्या की गई? खोज की। तो 1590 में माइक्रोस्कोप मिला, 1665 में सेल मिला, 1683 में जीवित सेल मिला, 1683 में जीवित सेल मिला। बात मत करिए, बात मत करिए। उसके बाद आ जाइए 1683 से 1831 पर। 1831 पर देख रहे हैं कितनी धीमी गति से विकास हो रहा है। 1683 से 1831 कितने वर्ष बीत गया? अरे कहिए ना, लंबा वक्त बीत गया। क्या लंबा वक्त दोस्तों बीत गया। 1831 में ध्यान दीजिए, 1831 में यह प्रगति हुई कि यह पता चला कि कोशिका, ध्यान दीजिए, कोशिका गोल ही नहीं कई आकृतियों का होता है। 1831 में यह पता चला दोस्तों कि कोशिका के बीच बीच में एक गोलाकार सघन पदार्थ होता है और उसे नाम दिया गया न्यूक्लियस। और ये काम यानी कि हिंदी में केंद्रक, हिंदी में केंद्रक। और ये काम करने वाले थे रॉबर्ट ब्राउन। ये काम कौन करने वाले थे? रॉबर्ट ब्राउन। यानी कि 1665 में जिस कोशिका को खोजा गया उसके 200 साल बाद, 200 से कुछ कम, 200 साल बाद ये पता चला दोस्तों कि इस कोशिका में केंद्रक है। और इस तरह से केंद्रक की खोज किसने की? किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने। कोशिका के खोज के 200 साल बाद, 200 साल बाद न्यूक्लियस की खोज हुई। न्यूक्लियस की यही हाल केमिस्ट्री में भी था दोस्तों। परमाणु को खोज होने के बाद कई साल बाद रदरफोर्ड ने एटम का न्यूक्लियस खोजा था। डाल्टन ने परमाणु को खोज दिया, उसके बाद कई साल के बाद रदरफोर्ड के रिसर्च से यह क्लियर हुआ था कि एटम के बीच में क्या है। तो ये जो रॉबर्ट ब्राउन है ये बायोलॉजी के रदरफोर्ड है। ठीक है, जिस तरह से रदरफोर्ड ने एटम के न्यूक्लियस को खोजा था, ठीक उसी तरह रॉबर्ट ब्राउन ने सेल के न्यूक्लियस को खोजने में अपना योगदान दिया। अब दोस्तों ये यहां पर आ जाइए, क्या आ जाइए, 1838-39 इस 1839 के दौर में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रगति हुई सेल के क्षेत्र में।
और इसी समय आया एक थ्योरी जिसका नाम पड़ा सेल थ्योरी। और ये सेल थ्योरी वाले जो विचार है, यानी कि सेल थ्योरी जो है, इसको ये सेल थ्योरी किसने दिए थे? स्लाइडेन और स्वान ने। स्लाइडेन और स्वान नामक व्यक्ति ने, ठीक है, स्लाइडेन और स्वान नामक वैज्ञानिक ने मिल करके एक थ्योरी पेश की सेल के संदर्भ में, और वह थ्योरी क्या कहलाया? और सेल थ्योरी से क्या पता चला? आपको पता है? आप समझिए कि रॉबर्ट हुक ने जो सेल खोजा था, उन्होंने सिर्फ सेल खोजा था। रॉबर्ट हुक ये नहीं बता पाए थे कि इसी सेल से सजीवों का निर्माण हुआ है। हमने शुरुआत में क्या पढ़ा कि सजीवों के शरीर की क्रियात्मक और रचनात्मक इकाई क्या है? सेल है। तो रॉबर्ट हुक ने जो सेल खोजा था, उन्होंने सिर्फ सेल को खोजा। वो ये नहीं बता पाए कि इसी सेल से सजीवों का शरीर बना हुआ है। आगे चलकर ल्यूवेनहॉक ये बताने में असफल रहे कि इसी सेल से सजीवों का भी शरीर बना हुआ है। और यही नहीं, रॉबर्ट ब्राउन ने सेल के न्यूक्लियस खोज कर भी ये बताने में असफल रहे कि सजीवों के शरीर कोशिका से ही बने हुए। कोशिका के खोज होने के कई वर्षों बाद, कोशिका के खोज होने के कई वर्षों बाद सेल थ्योरी आने के बाद ये स्पष्ट हो पाया कि प्रत्येक सजीवों का शरीर किससे बना हुआ है, या कोशिका सजीवों के शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, या कब पता चला? सेल थ्योरी आने के बाद पता चला। रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई के बारे में ना तो रॉबर्ट हुक बता पाए थे, ना ही रॉबर्ट ब्राउन बता पाए थे, और ना ही ल्यूवेनहॉक बता पाए थे। सभी सजीवों के शरीर का निर्माण कोशिकाओं से हुआ है। यह जानकारी कब सामने आई? इसीलिए सेल को समझने में सेल थ्योरी का जो योगदान है वो काफी जबरदस्त है, क्योंकि यही थ्योरी आने के बाद यह क्लियर हो पाया कि सेल से ही सजीवों का निर्माण हुआ। और ये थ्योरी पेश करने वाले कौन थे? स्लाइडेन और। अब आइए हम समझते हैं कि सेल थ्योरी में क्या क्या बातें कही गई थी। सेल में क्या क्या बातें कही गई थी और इसका क्या महत्व है, इस बात को आप समझ रहे हैं ना? हम जो बात कोशिका के बारे में सबसे पहले पढ़े वो सेल थ्योरी के बाद और क्लियर हुआ। सेल थ्योरी में क्या क्या प्रमुख बातें कही गई थी उसको आप समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों। पहली बात यही कही गई थी सेल थ्योरी में, क्या कि प्रत्येक सजीव का निर्माण किससे हुआ है? सेल से हुआ है। या तो एक से हुआ है या एक से अधिक से हुआ है। पहली बार यही क्लियर किया, सेल थ्योरी क्लियर किया कि सजीवों का निर्माण सेल से हुआ है। उससे पहले सब वैज्ञानिक सेल खोज लेते थे, ताल ठोक देते थे। तो क्लियर हुआ, यहां तक समझ गए ना कि सभी निर्माण सेल से हुआ। इसकी जानकारी कब पता लगी? सेल थ्योरी आने के बाद सभी सजीव का निर्माण सेल से हुआ है, इसकी जानकारी कब पता चली? सेल थ्योरी आने के बाद। अब दूसरी बात यह कही गई थी सेल थ्योरी में कि कोई भी सजीव हो, चाहे वो एक कोश के हो या बहुकोश के हो,
कोई भी सजीव हो, चाहे एक कोशिकीय हो या बहुकोशिकीय हो, उसकी निर्माण प्रक्रिया के साथ, उसकी निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत एक सेल से ही प्रारंभ होती है। उसकी निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत एक सेल से ही क्या होती है? कोई भी सजीव हो, चाहे एक कोशिकीय हो या एक कोशिका में तो एक ही कोशिका, तो उसके निर्माण में ही एक कोशिका भाग लिया है। लेकिन जब आप बहुकोशिकीय शरीर की बात करते हैं ना, जब आप बहुकोशिकीय शरीर की बात करते हैं, तो वो भी शरीर जो बनना शुरू होता है, तो कितने कोशिकाओं से बनना शुरू होता है? एक कोशिका से। कोई भी सजीव हो, बड़े से बड़े सजीव क्यों न हो, उसकी निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत कितने सेल करते हैं? एक सेल करते हैं। निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत, सभी सजीवों के निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत कितने सेल से होती है? एक सेल से होती है। मानव को ही आप देख लीजिए एग्जाम्पल में, मानव का निर्माण कैसे होता है, एक मानव शरीर का फॉर्मेशन कैसे होता है? तो मानव के शरीर में भाग लेने वाला पहला सेल है स्पर्म सेल और ओवा सेल। स्पर्म और ओवा सेल मिलकर के जानते हैं जायगोट का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? जायगोट का निर्माण करता है। जायगोट आगे विकास करके इम्ब्रियो का निर्माण करता है। किसका? इम्ब्रियो का निर्माण करता है। इम्ब्रियो विकास करके, इम्ब्रियो को हिंदी में कहते हैं भ्रूण। इम्ब्रियो विकास करके फीटस का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? फीटस का निर्माण करते हैं, यानी हिंदी में गर्भ। और फीटस आगे चलकर चाइल्ड यानी कि शिशु के फॉर्मेशन में आते हैं, और फिर शिशु का क्या हो जाता है? जन्म हो जाता है। और इस तरह से एक मानव की निर्माण प्रक्रिया पूरी होती है। तो एक मानव की निर्माण प्रक्रिया में जो भाग लिया है शुरुआत में, स्पर्म और ओवा, एक कोशिका है। कितने कोशिका? एक कोशिका। ये मिला है जो ये जायगोट, जायगोट भी एक कोश की संरचना है। और ये एक कोश की संरचना अब ये बहुकोशिकीय में परिवर्तित हुआ। बहुकोशिकीय से कई कोशिका, अंत में शिशु का निर्माण प्रक्रिया पूरा हुआ, फिर उसका जन्म हुआ। तो इस तरह इस पृथ्वी पर जितने भी सजीव है दोस्तों, सबकी निर्माण प्रक्रिया एक ही कोशिका से प्रारंभ होता है। जितने भी बड़े बड़े बहुकोशिकीय जीवों को आप देखते हैं, सबकी निर्माण प्रक्रिया एक ही कोशिका से प्रारंभ होती है, एक ही कोशिका से। तो सेल थ्योरी की पहली बात समझ गए। सेल थ्योरी में तो पहली बात यही क्लियर किया गया क्या कि सजीव जितने भी इस पृथ्वी पर सब सेल से बना है। और पहली बार सेल थ्योरी ही क्लियर किया कि सजीव सेल से बना हुआ है। दूसरी बात की निर्माण प्रक्रिया शुरुआत कितने सेल से होती है? एक सेल से। जायगोट से निर्माण प्रक्रिया की मूल शुरुआत हुई है, और जायगोट एक कोश की है। तीसरी बात सेल थ्योरी में यह था कि सेल, एक सजीवों के निर्माण प्रक्रिया में सेल मिलकर क्या बना था? टिश्यू मिलकर क्या बना था? ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम मिलकर बॉडी। यहां पर आप क्या देख रहे हैं कि कोशिकाएं मिलकर क्या बना लिया है? ऊतक, टिश्यू बना लिया है। अब कोशिकाएं मिलकर जो ऊतक बना लिया है दोस्तों, तो सवाल उठता है ये कि क्या कोशिका अकेले नहीं रह सकती है? क्या कोशिका में अकेले रहने की क्षमता है? तो इसका उत्तर है। यानी तीसरी बात सेल थ्योरी की ये थी दोस्तों कि कोशिका जरूर मिलकर ऊतक बना लेते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्वतंत्र नहीं रह सकते हैं। जितने भी एक कोश के जीव हैं, उनके कोशिकाएं स्वतंत्र हैं, अपने जीवन यापन करने में पूर्ण रूप से क्या है? सक्षम है। क्या है? सक्षम है। बात को समझ रहे हैं ना?
यानी कि सेल थ्योरी की तीसरी बात ये थी कि कोशिकाएं मिलकर ऊतक बना रहे हैं। इसका मतलब आप ये मत समझिए कि कोशिका मिलकर ही रह सकता है। कोशिका अकेले अकेले रहने में भी सक्षम है, लेकिन ये मिलकर ऊतक बनाती है ताकि निर्माण किसका हो सके? बॉडी का। तो बॉडी का निर्माण करने के लिए कोशिका मिलती है, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि कोशिका मिलकर ही रह सकती है। कोशिका स्वतंत्र जीवन यापन कर सकती है। यह तीसरी बात थी सेल थ्योरी का। चौथी बात क्या थी सेल थ्योरी का? चौथी बात यह थी कि सेल का निर्माण जिस प्रक्रिया से भी हो, सेल का निर्माण जिस भी प्रक्रिया से होता हो, सेल का निर्माण जिस भी प्रक्रिया से होता हो, उसमें मुख्य योगदान न्यूक्लियस का होता है। उसमें मुख्य योगदान किसका होता है? न्यूक्लियस का होता है। यानी किसका होता है? केंद्रक का होता है। ध्यान दीजिए, चौथी बात ये थी, ध्यान दीजिएगा, इधर इधर बात मत कीजिए। चौथी बात ये थी कि सेल का निर्माण जिस भी प्रक्रिया से हो, अर्थात सेल थ्योरी में यह क्लियर नहीं हो पाया कि सेल का निर्माण कैसे होता है। ध्यान दें बात को। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि सेल थ्योरी से किस बात की जानकारी नहीं मिली, तो सबसे बड़ी जिसकी जानकारी नहीं मिली सेल थ्योरी से वो ये कि सेल का निर्माण होता कैसे है। तो सेल थ्योरी में चौथी बात यह थी कि सेल का निर्माण जिस भी प्रक्रिया से होता हो, उनमें मुख्य भूमिका किसकी होती है? सेल की न्यूक्लियस की, जिसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। यानी सेल थ्योरी यह बात बता नहीं पाया कि आखिर सेल का निर्माण होता, सेल थ्योरी यह नहीं बता पाया कि सेल का निर्माण होता। तो चार मुख्य बातें सेल थ्योरी से पता लगा, और जो सबसे मुख्य बातें दोस्तों यही लगा कि सभी सजीव कोशिकाओं से बना हुआ है। यह तब क्लियर हुआ जब सेल थ्योरी आया। तो क्लियर हुआ, देख रहे हैं विकास का क्रम कैसे चल रहा है। तो सेल थ्योरी को आप समझे कि नहीं समझे? समझ गए। 1838-39 में सेल थ्योरी स्लाइडेन और स्वान के तरफ से आया। सेल थ्योरी में काफी कुछ क्लियर हुआ, बस एक कमी रह गई कि सेल थ्योरी यह नहीं बता पाया कि नया सेल बनता कैसे, नया सेल बनता कैसे है। यही बात सेल थ्योरी नहीं बता पाया। आइए दोस्तों, अब सेल के विकास की प्रक्रिया को थोड़ा और आगे बढ़ाते आ जाते 3839 में। 3839 में यह पता लगा कि कोशिका के बीच 1839 में आ जाते हैं। 1839 में यह पता लगा, न्यूक्लियस का पता तो पहले लग ही चुका था। यह पता चला कि सेल के अंदर क्या है? तरल पदार्थ है, और उस तरल पदार्थ को कहा गया कौन? प्रोटोप्लाज्म। और यह खोजने वाले थे पुरकिंजे। कौन थे? आगे चलकर यानी सेल थ्योरी के देने के कुछ ही समय बाद पुरकिंजे ये पता लगाया कि कोशिका के अंदर जीव द्रव पाए जाते, प्रोटोप्लाज्म पाए जाते। और प्रोटोप्लाज्म नाम देने वाले भी कौन थे? पुरकिंजे। प्रोटोप्लाज्म नाम देने वाले भी कौन थे? पुरकिंजे थे, और खोजने वाले भी पुरकिंजे थे। हालांकि आगे चलकर एक और वैज्ञानिक वॉन मोल था, जिन्होंने प्रोटोप्लाज्म को अलग और स्वतंत्र रूप से खोजा। लेकिन वॉन मोल से पहले पुरकिंजे ने खोजा किसको? प्रोटोप्लाज्म। तो सेल का खोज रॉबर्ट हुक ने, न्यूक्लियस का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने, सेल के प्रोटोप्लाज्म का खोज ने, और सेल सजीव सेल से बना हुआ, ये बात सेल थ्योरी बताई। उसके बाद आगे आपको बताए थे 1846 में वॉन मोल ने भी खोजा प्रोटोप्लाज्म को।
लेकिन आगे चलकर बवंडर कौन हुआ कब जानते हैं? 1855। ध्यान दीजिए, यात्रा 1590 से शुरू किए थे। कब शुरू किए थे? 1590 में शुरू किए थे और आ गए 1855। 1855 में यह पता चल गया कि सेल का निर्माण कैसे होता है। सेल का निर्माण कैसे होता है यह कब पता चला? 1855 में। 1855 में सेल का निर्माण कैसे होता है यह पता लग गया। और कैसे होता है? तो सेल का निर्माण पहले से स्थित, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पहले से स्थित कोशिकाओं से ही होता है। सेल का निर्माण पहले से स्थित कोशिकाओं से ही होता है। सेल का निर्माण पहले से स्थित कोशिकाओं से होता है। क्लियर बात को समझ गए ना? और यह बात कौन पता लगाया? यह बात पता लगाया रुडोल्फ विरचो ने। किसने? आपको बताए थे कि सेल थ्योरी में यह क्लियर नहीं हो पाया कि नए सेल का निर्माण कैसे होता है। हालांकि सेल थ्योरी यह बता दिया था कि नए सेल का निर्माण जिस भी तरह से होता है, नए सेल का निर्माण जिस भी तरह से होता है उसमें न्यूक्लियस का योगदान बहुत ज्यादा था। लेकिन विरचो यह क्लियर कर दिया कि नए सेल का निर्माण पहले से मौजूद कोशिकाओं के द्वारा होता है। नए सेल का निर्माण पहले से मौजूद कोशिकाओं के द्वारा होता है और पहले से मौजूद कोशिकाओं से नए सेल का निर्माण सेल डिवीजन कहलाता है। क्या कहलाता है? हाँ, कोशिका विभाजन कहलाता है। क्या कहलाता है? पहले से मौजूद कोशिकाओं के द्वारा नए कोशिका का निर्माण क्या कहलाता है? कोशिका विभाजन कहलाता है। और जब इतना खोज हो गया, सेल से सजीव बना हुआ है, सेल के अंदर जीव द्रव है, नए का निर्माण कैसे होता है, जब इन सारी बातों का पता चल गया दोस्तों, तब ये मांग उठने लगी लोगों के बीच कि अब यह बताया जाए कि सेल कैसा है। सेल कैसा है और सेल कैसा है यह बताने के लिए सबसे पहले 1861 में एक थ्योरी आई। 1861 में एक थ्योरी आई और इस थ्योरी का नाम पड़ा प्रोटोप्लाज्म थ्योरी। क्या पड़ा? प्रोटोप्लाज्म थ्योरी। यह थ्योरी सेल के इतिहास में सेल जगत का पहला थ्योरी था जो यह बताने का प्रयास किया कि सेल पूरा है कैसे। अभी तक सेल का खोज, सेल के विभिन्न भागों का खोज खंड खंड में हुआ। उदाहरण के लिए रॉबर्ट हुक को सेल दिखा, सेल का न्यूक्लियस नहीं दिखा। रॉबर्ट ब्राउन का न्यूक्लियस दिखा तो उन्हें प्रोटोप्लाज्म दिखा, पुरकिंजे को प्रोटोप्लाज्म दिखा तो और कुछ नहीं दिखा। तो जब इतना चीज का खोज हो गया, सेल का खोज हो गया, प्रोटोप्लाज्म का खोज हो गया, न्यूक्लियस का खोज हुआ, तो साइंस के जगत में यह मांग उठने लगी कि खोज कर रहे हैं, यह बताइए तो यह है कैसा। और सेल के बारे में, सेल कैसा है यह बताने वाला पहला थ्योरी कौन बना? प्रोटोप्लाज्म थ्योरी बना। और प्रोटोप्लाज्म थ्योरी में यह कहा गया कि सेल क्या है, तो सेल प्रोटोप्लाज्म यानी जीव द्रव का बना एक घना पिंड है जिसके बीच में क्या है? न्यूक्लियस। बस इतने बात कहा गया। और यह थ्योरी लाए थे कौन? मैक्स सुल्ज ने लाए थे। किसने लाए थे? मैक्स सुल्ज ने लाए थे। ठीक है, ठीक है, मैक्स सुल्ज ने यह थ्योरी लाए थे और यह थ्योरी में उन्होंने यही कहा कोशिका के बारे में कि कोशिका प्रोटोप्लाज्म का बना एक गोलाकार पिंड है। कोशिका प्रोटोप्लाज्म का बना एक गोलाकार पिंड है। लेकिन इनका यह थ्योरी कि सेल प्रोटोप्लाज्म का बना एक घना पिंड है,
यह सबके गले नहीं उतरा। जिस तरह केमिस्ट्री के क्षेत्र में जे थॉमसन का परमाणु के संबंध में तरबूज मॉडल फ्लॉप हो गया। तरबूज मॉडल के बारे में आप जानते हैं? नहीं जानते, टेंशन लीजिए, पढ़िएगा, जान जाइएगा। और क्या क्या कोई चीज नहीं जानते, इसका एक मात्र कारण आप पढ़े नहीं है, इसीलिए हर बार ये नहीं। इसीलिए जब कोई पूछे ना ये जानता है तो ये मत करिए अभी इसके बारे में नहीं पढ़े हैं, कल बताएंगे तुमको। बहुत आदमी क्या होता है, जनरल कंपटीशन निगेटिव में चले जाते हैं, क्वेश्चन नहीं बना, हमसे नहीं बना, टेंशन में चला गया। टेंशन में कहा एक जन, अरे आप पढ़े नहीं किए तो बनेगा कैसे? तुरंत जाकर पढ़ लीजिए, नहीं बनेगा तब ना। और जिससे बन गया वो आपको और निगेटिव में डाल देगा। यही क्वेश्चन बना के तो हम दावा कर रहे हैं कि सीट मेरा ही होगा। तो उस सब के चक्कर में नहीं पड़ना है। जो चीज नहीं जानते हैं उसका एकमात्र उपाय है पढ़ डालिए। तो प्रोटोप्लाज्म थ्योरी जो आया, इसमें तो सीधा सीधा लगता है कि मैक्स शुल्ज साहब ने ज्यादा कुछ मेहनत नहीं किए। हल्ला उठा सेल कैसा है, सेल कैसा है, मैक्स शुल्ज निकले जी गोलाकार पिंड है, काहे हल्ला कर रहा बैठ। लेकिन दोस्तों बवंडर कॉम तो तब हुआ भयानक भयानक 1931। सही करिए ना, नोट में बहुत चीज गलती देते हैं, सही करिए। 1931 हाय तौबा मच गया साइंस की दुनिया में। और 1931 में क्या हुआ? 1931 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज हो गया। किसका? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज हो गया। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज करने वाले थे एम नॉल और ई रस्का। एम नॉल और ई रस्का ने 1931 में तबाही ला दिया साइंस के क्षेत्र में। क्या खोजकर? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एक ऐसा माइक्रोस्कोप जिसमें इलेक्ट्रॉन जैसे आकृति को भी कई गुना बड़ा करके देखा जा सकता है। और इसे इन दोस्तों साइंस के दुनिया में नॉल और रस्का ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को उतारा। उसके बाद तो ये बताने की जरूरत ही नहीं रह गई कि सेल कैसा है, क्योंकि सेल कैसा है कोई दिक्कत नहीं, उठाइए माइक्रोस्कोप और देख डालिए कैसा है। हम लोग देखेंगे इससे। क्लियर है? अब ये बायोलॉजी का लैब है, लैबों वाला मजा चाहिए कि गजब है। पहले नौकरी कर लीजिए, ठीक है, और उसके बाद घर में लैब बना लीजिएगा। क्या कह रहा है कि इसमें कैसे देखेंगे? तो निश्चित है माइक्रोस्कोप तो लैब में न रहेगा है। यहां पर इतना कम फीस में लैब कैसे बनाएंगे? और वो फीस देता नहीं है, ठीक है। क्या हो, ध्यान दीजिए, जैसे ही इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज हो गया, अब किसी को यह बताने की जरूरत नहीं रही कि सेल कैसा है। सेल जैसा भी है वो इसमें स्पष्ट रूप से नजर आने लगा, इसमें स्पष्ट रूप से नजर आने लगा 1931 ईस्वी में। तो इस तरह सेल के विकास का क्रम यहां तक आया। और 1931 के बाद ही सेल के क्षेत्र में अनुसंधान यानी कि रिसर्च की प्रक्रिया काफी तेजी से बढ़ने लगी, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से काफी कुछ क्लियर दिखने लगा था दोस्तों। तो 1590 में माइक्रोस्कोप का खोज हुआ जेड जेंसन और एच जेंसन के द्वारा।
1665 में सेल का खोज हुआ। रॉबर्ट, वो सेल जीवित नहीं मृत था, और एक मृत कोशिका से तात्पर्य है कि उनका जीव द्रव्य सूख चुका है। आगे चलकर ल्यूवेन हुक को जीवित कोशिका के खोजने का श्रेय मिला, और कुछ समय बाद रॉबर्ट ब्राउन ने सेल के न्यूक्लियस को खोज निकाला। लेकिन रॉबर्ट ब्राउन और ल्यूवेन हुक के कार्यों से यह पता नहीं चल पाया कि सेल से ही सजीवों के शरीर निर्माण हुआ है, और उसके बाद सेल थ्योरी आने के बाद यह क्लियर हो पाया कि सजीवों के शरीर का निर्माण किस प्रकार हुआ है। सेल थ्योरी ने सेल के बारे में लगभग सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया। हालांकि सेल थ्योरी यह बताने में असफल रहा कि नए सेल का निर्माण कैसे होता है। आगे चलकर पुरकिंजे सेल के भीतर के तरल पदार्थ को खोजा, जिसे उन्होंने प्रोटोप्लाज्म नाम दिया, और फिर आगे चलकर विर्चो ने यह क्लियर कर दिया कि नए सेल का जो निर्माण होता है या सेल का जो निर्माण होता है वह पहले से मौजूद पुराने सेल के द्वारा होता है, और पुराने सेल से नए सेल का निर्माण होना सेल डिवीजन कहलाता है, कोशिका विभाजन कहलाता है। और इतना खोज होने के बाद जब यह मांग उठी कि सेल कैसा है, यह बताने के लिए पहली थ्योरी जो आई वो प्रोटोप्लाज्म थ्योरी आई। लेकिन प्रोटोप्लाज्म थ्योरी ज्यादा दिनों तक चल नहीं पाया, क्योंकि वह अनुमानों के आधार पर दिया गया थ्योरी था। उसके बाद सेल कैसा है यह बताने की कोई जरूरत ही न रह गई, क्योंकि एमनॉल और इस इरस्का ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को खोज निकाला, और सेल जैसा भी है इस माइक्रोस्कोप से स्पष्ट नजर आने लगा। तो यहां तक समझे कि न समझे आप? अब हम सेल को पढ़ेंगे उस दृष्टिकोण से कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में कैसा सेल दिखता। सेल जैसा भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में दिखता है, आइए नेक्स्ट क्लास में हम आपको दिखाते हैं। क्या? हाँ, सेल ये बिरचो महोदय ने बताया। सब सेल का निर्माण कोशिका विभाजन के द्वारा ही होता है। नोट्स में दिया हुआ पढ़ाएंगे, कोशिका विभाजन पर भी आएंगे। आइए दोस्तों, ऑनलाइन जो जुड़े हुए हैं, क्या हुआ? चलिए, ऑनलाइन वाले दोस्तों कोई प्रॉब्लम है या कोई प्रश्न आप पूछ सकते हैं। आपके कमेंट्स को हम देख रहे हैं। क्या? किसने? अरे प्रोटोप्लाज्म का खोज बताए तो पुरकिंजे ने किया। हाँ, कौन? तो वही तो बताए, पुरकिंजे ने किया। ये तो हमारी जानकारी में नहीं है। हम जो बताए उस तो बता तो दिए पूरा। आप जो है ना 11th क्लास का एनसीईआरटी, सेल को काफी डिटेल में पढ़ना है तो 11th क्लास का एनसीईआरटी लीजिएगा। हम जो आपको जानकारी दिए ये 9th क्लास का था। लोगों को बताए जीवित कोशिका खोज किया था। हाँ, ये नहीं बता सकते। नहीं, अब कैसे किया ये जानकारी हमें नहीं है। आपको बोले ना सेल के बारे में डिटेल पढ़ना 11th क्लास में जाना है, ठीक है। कैसे किया वो हमको नहीं पता। हम क्या बताएं कि सब कुछ हम नहीं बता सकते हैं।
पीडीएफ अपलोड नहीं किया है, पीडीएफ अपलोड नहीं किया है। अच्छा दोस्तों, पीडीएफ अपलोड करवा रहे हैं, टेंशन नहीं लीजिए।